अपने कानों में आदित्य की आवाज पड़ने के बाद सिद्धार्थ छत के ऊपर से उठकर चला गया था। जब आदित्य ने उसे ये बताया कि उसको जो जिम्मेदारी मिलने वाली है उसकी शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है, तो सिद्धार्थ ने उस जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया। इस पर आदित्य ने बताया कि उसे जल्द से जल्द इस बारे में पता चल जाएगा। और इससे पहले सिद्धार्थ इस बारे में और सवाल करता कि उससे पहले ही ब्रह्मास्त्र लगने से आदित्य की मौत हो गई थी और सिद्धार्थ वापस से अपनी दुनिया में आ गया था। और जब सिद्धार्थ वापस से अपनी दुनिया में आया तो उसे गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी, जो तेज आवाज में उसे बुला रहा था। और जब उसने ध्यान से देखा कि वो कहाँ खड़ा है तो उसके होश उड़ गए थे। वो हॉस्पिटल की छत के ऊपर बने पानी की टंकी रखने वाले एक छज्जे पर खड़ा हुआ था। वो छज्जा हॉस्पिटल की छत से करीब 10 फीट ऊंचा था और वहां से पूरा जयपुर दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने जब अपने नीचे देखा तो उसके पांव कांप गए थे। वो छज्जे के बिल्कुल मुडेर पर पहुंच चुका था। अगर वो एक कदम भी और आगे बढ़ाता तो उसकी मौत होनी तय थी। वो झट से पीछे हट गया था और फिर छज्जे से नीचे उतर आया था। सिद्धार्थ जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि सब लोग उसे ही देख रहे थे और घूरे जा रहे थे, मानो सिद्धार्थ से पूछना चाह रहे हो कि क्यों भाई, मरने का इरादा है क्या? सिद्धार्थ उनको देखकर थोड़ा सा झेप गया था, इसलिए उसने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और चुपचाप नीचे उतर आया था। नीचे आने के बाद सिद्धार्थ जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकला कि उसे सामने से एक बूढ़ा शख्स आता हुआ दिखाई दिया था, जिसके पोपले चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। वो कमर से झुक चुका था और अपने हाथ की लाठी के सहारे से सिद्धार्थ की तरफ चला आ रहा था। सिद्धार्थ को न जाने क्यों उस शख्स की तरफ एक खिंचाव सा महसूस होने लगा था। सिद्धार्थ जहां खड़ा था उसके कदम वहीं पर जम गए थे और वो उस बूढ़े शख्स को देखने लगा था। लेकिन ये क्या? जैसे जैसे वो बूढ़ा शख्स उसके नजदीक आता जा रहा था वैसे वैसे उसके शरीर से चमड़ी निकलने लगी थी और वहां से सिद्धार्थ को चिंगारियां निकलती हुई दिखाई देने लगी थी। उस बूढ़े शख्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे जला रहा हो। सिद्धार्थ ये नजारा देखकर एकदम से हक्का बक्का हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने ऐसा हो रहा है। सिद्धार्थ ने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा तो पाया सब कुछ नॉर्मल है। मतलब वहां पर जो और आदमी थे वो सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। उनके चेहरे पर किसी तरह का भय या चिंता नहीं दिखाई दे रही थी। मतलब साफ था कि वो बूढ़ा शख्स सिर्फ सिद्धार्थ को दिखाई पड़ रहा था। वो बूढ़ा शख्स चलते चलते सिद्धार्थ के पास आ गया था और आकर उसके सामने खड़ा हो गया था और एक टक सिद्धार्थ को ऐसे निहारे जा रहा था मानो उसे सिद्धार्थ से कोई उम्मीद दिखाई पड़ रही हो। कौन हो आप बाबा? सिद्धार्थ ने सवाल किया। मैं इंद्रनगर का राज्य रक्षक, मुझे आदिशक्ति ने आपके पास भेजा है। उस बूढ़े आदमी ने सिद्धार्थ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। इंद्रनगर? लेकिन आदित्य ने तो इंद्रनगर के नाम पर किसी राज्य का जिक्र किया था। उस बूढ़े की बात सुनकर सिद्धार्थ चौंकते हुए बोला, हाँ, पूर्व राज्य रक्षक आदित्य ने जिसका जिक्र किया था, मैं उसी इंद्रनगर का प्रतिरूप हूं राज्य रक्षक। मैं आपके सामने इस उम्मीद से आया हूं कि मुझे आप बचा लो। मेरा पूरा शरीर नष्ट होता जा रहा है। ऊर्जा स्रोत तुम्हारे पास होने की वजह से मेरे पास ऊर्जा भी नहीं बची है और मेरे साथ अंदरूनी षड्यंत्र भी चल रहा है। तुम्हें जल्द से जल्द मुझे बचाना होगा। आपका सफर शुरू होने वाला है राज्य रक्षक। अपने सफर को जल्द से जल्द पूरा करके मुझे नष्ट होने से बचा लो राज्य रक्षक। इंद्रनगर के प्रतिरूप उस बूढ़े शख्स ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा और उसके इतना कहने के बाद सिद्धार्थ ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाकर उसे छूना चाहा कि वो बूढ़ा शख्स धूल बनकर उड़ गया था। उसको धूल बनकर उड़ता देख सिद्धार्थ परेशान हो गया था। वो उस बूढ़े से और सवाल करना चाहता था, लेकिन उसके छूने की कोशिश करने से पहले ही इंद्रनगर का वो प्रतिरूप गायब हो गया था। पिछले 4 दिनों में हुई कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के बाद सिद्धार्थ के सामने इतना तो साफ हो चुका था कि बीरेन्द्र शर्मा के बेटे आदित्य का उसके हाथ में मौजूद अंगूठी से गहरा वास्ता है और इससे पहले ये अंगूठी आदित्य कुलश्रेष्ठ को मिली थी और शायद इसीलिए बीरेन्द्र शर्मा ने उसे पहचाने बिना बचा लिया था। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि वो घूम फिरकर उसी शहर में आ गया था जहां आदित्य रहा करता था। अब सिद्धार्थ अपने साथ हो चुकी घटनाओं के डॉट्स कनेक्ट कर रहा था। उन डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद सिद्धार्थ को इतना तो समझ आ चुका था
कि उसके साथ अब तक जो कुछ हुआ है वो कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक प्री प्लान इंसिडेंट्स थे। और उसका सफर यहीं तक नहीं है, बल्कि उसका आगे का सफर अभी बाकी है। लेकिन ये सब कैसे होने वाला था, कब होने वाला था, सिद्धार्थ को उसका आइडिया नहीं था। सिद्धार्थ को इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि जो उसके सफर की शुरुआत कराने वाली है वो उसी हॉस्पिटल के डी विंग में मौजूद है और वो उसके पास से होकर तक आ गया है। सिद्धार्थ इसी उधेड़-बुन में फंसा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और जब सिद्धार्थ ने पीछे घूमकर देखा तो पाया कि उसके पीछे रुक्मिणी खड़ी हुई थी। क्या हुआ सिद्धार्थ? इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर नहीं गए क्या? रुक्मिणी ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। नहीं, मेरा मन नहीं हुआ, मैं कल चला जाऊंगा, सिद्धार्थ ने जवाब दिया और इधर उधर देखने लगा था। वो शायद रुक्मिणी को टालना चाह रहा था। तो रात में रहोगे कहाँ? रुक्मिणी ने सवाल किया और फिर आगे बोली, और खाओगे क्या? देखते हैं। इतना कहकर सिद्धार्थ ने वहां से जाने की कोशिश की तो रुक्मिणी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं सिद्धार्थ, तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि तुम कुछ न कुछ अरेंजमेंट जरूर कर लोगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम आंधी में रात इधर उधर भटको, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। रुक्मिणी ने कहा। कहाँ? राजसमंद? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा। अरे नहीं यार, मेरा घर यहाँ जयपुर में भी है, बस कुछ मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर। रुक्मिणी ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पापा पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिशियन का घर हर जिले में होता है। इतना कहकर सिद्धार्थ मुस्कुरा उठा था और उसके मुस्कुराने के बाद रुक्मिणी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, यू मीन मेरे पापा भ्रष्ट हैं? अब मैंने ये बात नहीं की है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो हो सकता है कि शायद हो, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा और उसकी हाजिर जवाबी सुनकर रुक्मिणी को भी हंसी आ गई थी। उसके बाद वो दोनों रुक्मिणी के घर की ओर चल पड़े थे। मुश्किल से 10 मिनट पैदल चलने के बाद वो उस सोसाइटी में पहुंच चुके थे जहां पर रुक्मिणी का घर था। उसके बाद वो लोग रुक्मिणी के घर के अंदर चले गए थे। रुक्मिणी का घर अंदर से बिल्कुल उसके राजसमंद वाली हवेली के डिजाइन का बना हुआ था। पृथ्वीराज सिंह की विरासत वहां के दीवारों पर झलक रही थी। सिद्धार्थ अचंभे के साथ इधर उधर देखने लगा था। तभी उसकी नजर अपने सामने लगी एक तस्वीर पर गई जिसमें रुक्मिणी को दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया जा रहा था और अनिकेत भी उसके बगल में खड़ा हुआ था। उसने भी अपने सिर पर काली कैप और नीचे गाउन पहन रखा था। गुल्लू भी उसके साथ ही था। वो घर में घुसने के बाद चुपचाप अंदर जाकर बैठ गया था। ये अनिकेत जी भी डॉक्टर हैं क्या? सिद्धार्थ ने सवाल किया। हाँ, हम दोनों ने एक साथ मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी, रुक्मिणी वहीं पड़े एक सोफे के ऊपर बैठते हुए बोली। तब तक उनके घर का एक नौकर सिद्धार्थ और रुक्मिणी के लिए पानी लेकर आ चुका था। डॉक्टर होने के बाद भी उन्होंने दिव्यानी को पार्वती नदी में फेंककर गलत किया था, सिद्धार्थ रुक्मिणी के सामने बैठते हुए बोला। सिद्धार्थ को दिव्यानी का नाम इसलिए पता था क्योंकि जब पारद के बाहर निकलने के बाद अनिकेत को दौरा पड़ा था और सिद्धार्थ अनिकेत को ठीक करने गया था, तो उस वक्त अनिकेत ने दिव्यानी का नाम लेते हुए रुक्मिणी को मारने की कोशिश की थी। उस समय सिद्धार्थ ने यह नाम सुना था। उसे उस गलती की सजा मिल गई है और अब उसे प्रायश्चित भी हो रहा है। इसके अलावा पापा पार्वती नदी में मिलने वाली संभावित लाशों की शिनाख्त भी अनिकेत से करा रहे हैं ताकि वो देवयानी की बॉडी का अंतिम संस्कार कर सके, रुक्मिणी ने सिद्धार्थ को जानकारी देते हुए कहा और उसके बाद पानी उठाकर पीने लगी थी। रुक्मिणी के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ चुप हो गया था। वो शायद इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इंद्रनगर पर अटका हुआ था। बाय द वे, खाने में क्या लोगे सिद्धार्थ? रुक्मिणी ने सिद्धार्थ से सवाल किया। कुछ नहीं, मैंने होटल में खाना खा लिया था, सिद्धार्थ ने सीधे जवाब देते हुए कहा। उसके बाद रुक्मिणी उसे खाने के लिए फोर्स करने लगी थी और आखिर में सिद्धार्थ को हामी भरनी पड़ी। सिद्धार्थ की हामी सुनने के बाद रुक्मिणी ने अपने शेफ को खाना बनाने का आदेश दिया और उसके बाद आराम से बैठकर सिद्धार्थ से बातें करने लगी थी। करीब 20 मिनट में शेफ खाना बना चुका था और उसके बाद दोनों खाना खाने चले गए थे और खाना खाकर सिद्धार्थ एक कमरे में लेटने चला गया था और रुक्मिणी दूसरे कमरे में लेटने चली गई थी। सिद्धार्थ अपने कमरे में लेटा हुआ आराम से सो रहा था और गुल्लू भी उसके बेड के बगल में नीचे सो रहा था, लेकिन रुक्मिणी की आंखों में नींद नहीं थी।
उसे जैसे किसी बात का पछतावा हो रहा था। वो अपने कमरे से उठी और सिद्धार्थ के कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी। मुझे माफ कर देना सिद्धार्थ, तुमने मेरी इतनी मदद की थी, मेरे भाई की जान बचाई थी। उसके बदले में मैंने क्या किया? तुमको तुम्हारे प्यार से दूर कर दिया। लेकिन मैं ये बात दिल से कहती हूँ कि वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी। उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारा यूज किया था। रुक्मिणी सिद्धार्थ की ओर देखते हुए अपने आप से बोली। रुक्मिणी की इतनी बातें सुनने के बाद ये बात तो साफ हो चुकी थी कि सुकृति और रजत के बीच हुई बातचीत का बाहर आना, सिद्धार्थ के सामने सुकृति की मेडिकल रिपोर्ट आना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत था। लेकिन रुक्मिणी ने ऐसा क्यों किया था? क्या उसने सुकृति को सिद्धार्थ से सिर्फ इसलिए दूर किया था कि उसे लग रहा था कि सुकृति सिद्धार्थ के लिए ठीक नहीं है, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। इधर रुक्मिणी सो रहे सिद्धार्थ के सामने सुकृति को उससे दूर करने के लिए माफी मांग रही थी। उधर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की अंधेरी सुनसान सड़कों पर दो लोग एक गाड़ी में बैठे तेजी के साथ जा रहे थे। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि टिया और रणधीर थे, और उन्होंने पीछे की सीट पर शक्ति मौली को लिटाया हुआ था। जब कार्तिक ने रणधीर का फोन काटते हुए उसे दोबारा फोन ना मिलाने को कहा था, उसके बाद फिर और कोई रास्ता ना पाकर रणधीर और टिया मध्य प्रदेश में आ गए थे, क्योंकि वो अपने पापा के साथ नहीं रहना चाहते थे। साथ ही साथ उन्हें जल्द से जल्द सिद्धार्थ को भी ढूंढना था, ताकि वो शक्ति मौली के साथ जुड़े हुए रहस्य को सुलझा सके। उनकी गाड़ी रोड से उतरकर एक कच्चे रास्ते पर बढ़ चली थी और फिर कई गांवों को पार करते हुए एक गांव में आ पहुंची थी। उस गांव में घुसने के बाद रणधीर की गाड़ी एक बड़े से घर के सामने पहुंचकर रुक गई थी। गाड़ी रुकने के बाद रणधीर गाड़ी से उतर गया था और जाकर अपने सामने बने एक घर की सांकल को खटखटाने लगा था। रणधीर कुछ देर तक उस घर की सांकल को खटखटाता रहा और उसके बाद उस घर का दरवाजा खुल गया था। जैसे ही उस घर का दरवाजा खुला, रणधीर ने दरवाजा खोलने वाले आदमी से हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते अंकल। और रणधीर की आवाज सुनकर वो आदमी चौंक सा गया था। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलने वाला आदमी रणधीर से बस इतना ही कह पाया था। आखिर कहाँ पहुंचा था रणधीर टिया और शक्ति मौली को लेकर? क्या यहाँ से मिलेगा रणधीर को रास्ता? और क्या है वो राज जिसकी वजह से रुक्मिणी ने किया है सिद्धार्थ को सुकृति से दूर? आखिर कैसे पता चला था उसे सुकृति का राज? और क्या यहाँ से कम होने वाली है सिद्धार्थ की मुसीबतें? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।